लार्ज कैप से ज़्यादा कैपेबिलिटी है रिटर्न बनाने की मिड कैप में, और मिड कैप से भी ज़्यादा कैपेबिलिटी है स्मॉल कैप में। लेकिन जब आपका रिटर्न ज़्यादा मिलेगा तो वो रिस्क भी ज़्यादा लेकर के आएगा। वॉलेटिलिटी आपका लार्ज से मिड में ज़्यादा होगी और मिड से स्मॉल में सबसे ज़्यादा होगी, और उससे भी ज़्यादा जब आप बात करेंगे तो माइक्रो कैप में भी वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर हमारा रिस्क एपेटाइट काफ़ी हाई है, हम बहुत रिस्क ले सकते हैं, आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल भी अगर मार्केट निगेटिव रिटर्न देता रहे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें केवल रिटर्न से मतलब है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो क्या हम अपना पूरा का पूरा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? आज के वीडियो में एक डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहे हैं कि जब आप अपना पूरा पैसा स्मॉल कैप में निवेश कर देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर के किस तरीके से भविष्य में चीज़ें हो सकती हैं और क्या आपको ऐसी गलती करनी चाहिए या नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये वीडियो डेडिकेटेड है एक प्रश्न पर जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सर के द्वारा एक पोर्टफोलियो सेंड किया गया है जिसमें इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में केवल और केवल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को शामिल किया हुआ है, और हाल फिलहाल में इन्होंने निफ्टी 500 मोमेंटम 50 और निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 को शामिल किया हुआ है। यानी इनका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो काफ़ी वोलेटाइल होगा क्योंकि केवल और केवल स्मॉल कैप इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनके पोर्टफोलियो में टाटा स्मॉल कैप जिसमें 1,16,000 का अभी तक इनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जिसमें इनका 5,46,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इसके बाद से बात करें बंधन स्मॉल कैप में इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 67,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इसके बाद से माइक्रो कैप का एक इंडेक्स भी इन्होंने ले रखा है, माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, इसमें इनका 3,84,000 का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इसके साथ ही साथ क्वांट स्मॉल कैप में इनका सबसे ज़्यादा लगभग 9.25 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और 2 दिन पहले इन्होंने निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स में और कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स में भी इन्होंने बाइंग की है, इन्वेस्टमेंट शुरू किया हुआ है, और दोनों में अभी 2-2 हज़ार की केवल इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब इनका रिस्क एपेटाइट की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डाउन साइड से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले 5 साल तक भी अगर मार्केट निगेटिव रिटर्न देता रहे तो भी इनको कोई भी दिक्कत नहीं है, ये अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहेंगे। इनकी वर्तमान में एज जो है वो 33 ईयर्स की है, और ये इनका एक बिजनेस है। साथ ही साथ ये जो कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं, ये अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं, और साथ ही साथ इनकी 2 बेटियां हैं और उनकी शादी के लिए ये कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या इस फंड में कोई ड्रॉप करना चाहिए, क्या कोई बदलाव करना चाहिए, क्या कोई फंड हटाना चाहिए। वैसे इनमें से अगर देखा जाए तो कुछ फंड वो ड्रॉप करना चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि इनमें से कुछ फंड वो हटा दें। तो इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, और साथ ही साथ अभी वर्तमान में ये जो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 20,67,000 के करीब है। तो चलिए एक एक करके इनके पूरे फंड पर नज़र डालते हैं। स्मॉल कैप को इतना रिस्की क्यों बोला जाता है, इतना वोलेटाइल क्यों बोला जाता है, उसका एक उदाहरण मैं आपके स्क्रीन पर रखना चाहता हूं। आप अपने स्क्रीन पर बीएससी स्मॉल कैप का इंडेक्स देख पा रहे होंगे, और यहां पर जो मैंने डेट सेलेक्ट किया हुआ है वो 2008 से लेकर के 2020 के बीच में सेलेक्ट किया हुआ है, और इन 12 वर्षों में जो स्मॉल कैप का रिटर्न था वो निगेटिव में था 27% के आसपास। अब ये जो डेट है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जब मार्केट 2008 में अपने ऑल टाइम हाई पर था और मार्केट जब 2020 में कोरोना की वजह से डाउन था, उनके बीच का ये टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड में मार्केट ने लगभग 27-27% का निगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। मतलब कि अगर किसी ने 100 रुपया लगाए तो उसका पैसा 27 रुपया नीचे जा चुका था। अब ये 12 साल का समय है, इन 12 वर्षों में उनका पैसा 27% नीचे डाउन था। क्या इतनी वोलेटिलिटी झेला जा सकता है एक नॉर्मल पर्सन के द्वारा? अगर आप तैयार हैं इतनी वोलेटिलिटी झेलने के लिए तो स्मॉल कैप आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप में ही वो कैपेबिलिटी है जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। लेकिन इस वोलेटिलिटी के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा। अब ये जो स्मॉल कैप में आप 27% से ज़्यादा का गिरावट देख पा रहे होंगे, ये आपको समझना होगा कि ये प्योर स्मॉल कैप है। प्योर स्मॉल कैप कहने का मतलब कि स्मॉल कैप का ये इंडेक्स है, और इंडेक्स फंड या फिर जो पैसिव फंड होते हैं उसमें क्या होता है कि दूसरा कैपिटलाइजेशन से एसोसिएटेड स्टॉक्स शामिल नहीं किए जाते हैं। मतलब कि ये स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप के जो 250 स्टॉक्स हैं उसी में केवल
आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये इंडेक्स जो है केवल और केवल 200 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को ही रेप्लिकेट कर रही है, मेजर कर रही है। ये हो गया इंडेक्स फंड या फिर पैसिव फंड की बात। यानी कि जब आप इंडेक्स फंड या फिर पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो चार्ट आप देख पा रहे होंगे 27% का करेक्शन का, वो एक इंडेक्स फंड का है। यानी कि 200 स्टॉक्स जो स्मॉल कैप के होंगे, केवल और केवल उसमें ही पैसा डाला गया है। लेकिन जब आप बात करते हैं एक्टिव स्मॉल कैप की, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं, क्योंकि जब आप इंडेक्स या फिर पैसिव फंड में डालते हैं तो 100% जो आपका पैसा है वो स्मॉल कैप में जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप एक्टिव स्मॉल कैप में पैसा डालते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम 65% पैसा फंड मैनेजर चाहे तो वो स्मॉल कैप में रख करके बाकी का जो 35% है वो मिड कैप में, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में या फिर डेट फंड में भी रख सकता है। यानी कि इंडेक्स फंड या फिर पैसिव फंड में 100% पैसा आपका श्योर है कि 250 स्टॉक जो स्मॉल कैप के हैं उसी में जाएंगे। लेकिन जब आप एक्टिव स्मॉल कैप चुनते हैं तो फंड मैनेजर क्या करते हैं, आपको मार्केट करेक्शन में डाउन साइड प्रोटेक्शन देने के लिए स्मॉल कैप में अपने एक्सपोजर को 65% तक रोक देते हैं। बाकी का जो 35% है वो मिड कैप और लार्ज कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ाने लगते हैं, इस वजह से, ताकि मार्केट जब करेक्ट करे तो चूंकि लार्ज कैप आपका कम गिरता है, इस वजह से लार्ज कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ा लेते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है इंडेक्स फंड में या फिर पैसिव फंड में, क्योंकि वहां पर 100% एक्सपोजर मजबूरी है कि केवल चूंकि 250 स्टॉक्स में ही पैसा डाला जा सकता है, इस वजह से वहां पर लार्ज कैप नहीं होता है। तो जब भी आप एक्टिव स्मॉल कैप की बात करते हैं तो उसको आप इस चार्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो चार्ट है जो इन 12 साल में लगातार निगेटिव रिटर्न दिया, ऐसा नहीं है कि लगातार निगेटिव, देखिए यहाँ से गिरा फिर ऊपर उठा फिर नीचे ऊपर उठा, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं 10 साल 12 साल 15 साल, तो वो मैं चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन 12 साल में भी आपका निगेटिव रिटर्न हो सकता है। तो इस वोलेटिलिटी को झेलने के लिए आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इन चीज़ों के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए इंडेक्स फंड में। लेकिन जब आप एक्टिव स्मॉल कैप की बात करते हैं तो वहां पर फंड मैनेजर डाउन साइड प्रोटेक्शन देने के लिए लार्ज कैप में भी और मिड कैप में भी एक्सपोजर को बढ़ा देते हैं। अब जो इनका पोर्टफोलियो है उस पर एक एक करके बात करते हैं। सर ने अपने पोर्टफोलियो में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को शामिल करके रखा हुआ है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक एक्टिव स्मॉल कैप फंड है और इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन मैं अगर आपके स्क्रीन पर रखूं, आंकड़े आपके सामने हैं, देखिए 68% जो पैसा है वो स्मॉल कैप में डाला गया है फंड मैनेजर के द्वारा, और इसके बाद से देख सकते हैं आप लार्ज कैप में लगभग 11.5% और मिड कैप में लगभग 15% के आसपास एक्सपोजर लिया गया है। तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 65% स्मॉल कैप में रख करके बाकी 35% जो है वो फंड मैनेजर लार्ज और मिड में डाल सकते हैं। तो चूंकि मार्केट में करेक्शन फेज चल रहा है, इस वजह से मिड और लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि केवल और केवल पैसा आपका स्मॉल कैप में नहीं है। जब आप केवल स्मॉल कैप का एक्टिव फंड भी लेते हैं तो वहां पर भी आपका पैसा डाइवर्सिफाइड किया जाता है। लार्ज कैप में भी कुछ एक्सपोजर होगा, मिड में भी एक्सपोजर होगा और स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर होगा। तो ये मत समझिए कि जब आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें तो 100% पैसा आपका स्मॉल कैप में जा रहा है, नहीं, वो लार्ज और मिड में भी जाएगा ही जाएगा। अगला फंड जो इनके पोर्टफोलियो में था क्वांट स्मॉल कैप। यहाँ पर देखिए रेगुलर या फिर डायरेक्ट को देकर के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रेगुलर प्लान हो या फिर डायरेक्ट प्लान हो, फंड डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, स्टॉक्स सेम होते हैं, केवल प्लान अलग हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट की बात करेंगे या फिर रेगुलर की बात करेंगे, दोनों में आपको फंड डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही देखने को मिलेगा। तो अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप की बात करूँ तो इनका परफॉर्मेंस पिछले 6 महीने से थोड़ा सा डाउन चल रहा है और इस वजह से इन्होंने काफ़ी सेफ प्ले करने का डिसीजन लिया हुआ है। देखिए स्मॉल कैप में इनका एक्सपोजर लगभग 65% के आसपास है। आपके मन में सवाल आएगा कि ये 65 से कम कैसे चला गया। देखिए 65 मिनिमम रखना ही रखना है। अभी जैसे फंड मैनेजर क्या करते हैं कि रीबैलेंस करने के लिए कुछ समय, मान लीजिए 5 महीने 6 महीने लिए, और 65% उन्होंने टोटल एक्सपोजर रखा हुआ था, लेकिन जिन स्टॉक्स में इन्होंने पैसा डाला अगर वो स्टॉक्स नीचे चला गया तो जाहिर सी बात है इनका टोटल एयूएम उस स्टॉक्स में भी कम हो जाएगा और इसी वजह से ये 65 से नीचे दिखा रहा है। लेकिन ये 65 जब इन्होंने रीबैलेंस किया होगा तो 65 मिनिमम होगा ही होगा, जो कि अभी एयूएम कम होने की वजह से ये 65 से नीचे चला गया। तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। लार्ज कैप में इनका एक्सपोजर देखिए लगभग 23% है और मिड कैप में इनका एक्सपोजर लगभग 4.25% के आसपास है। तो देखिए लार्ज कैप में इन्होंने अच्छा खासा एक्सपोजर ले रखा है। क्वांट स्मॉल कैप की मैं बात कर रहा हूं। अगला फंड जो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके रखा हुआ है बंधन स्मॉल कैप, और इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखाऊं तो देखिए इन्होंने स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर ले करके रखा हुआ है 75% के आसपास। इसके बाद से लार्ज कैप की बात करें तो लगभग 5.5% और मिड कैप की बात करें तो लगभग 11.5% के आसपास है।
अगला फंड जो इनके पोर्टफोलियो में शामिल है टाटा स्मॉल कैप, और इनके फंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें, आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। स्मॉल कैप में जो इनका एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है, 87% के आसपास, और मिड कैप में इनका एक्सपोजर लगभग 8% के आसपास है, और लार्ज कैप में इन्होंने कोई भी एक्सपोजर नहीं ले रखा है। तो देखिए ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये मिनिमम आपको 65% स्मॉल कैप में रखिए, बाकी कहीं पर भी रखिए, चाहे आप 35% जो है उसको इस पूरा का पूरा स्मॉल में डाल दीजिए, मतलब 100 स्मॉल कर लीजिए, लार्ज में अगर चाहें तो लार्ज में कर सकते हैं, अगर डेट में लेना चाहें तो डेट में ले सकते हैं, कैश होल्ड कर सकते हैं, तो लेकिन मिनिमम 65% आपको स्मॉल कैप में रखना होगा। तो ये अलग अलग जो फंड मैनेजर होते हैं अलग अलग एएमसी के, उनकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप 6 महीने पहले देखते क्वांट एएमसी का, तो बहुत ही एक तरीके से एग्रेसिव पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे थे, लेकिन जब से उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है तब से वो थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं, और लार्ज कैप का एक्सपोजर उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा ले रखा है। तो ये फंड मैनेजर जो होते हैं मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से आपके पैसे को रोटेट करते रहते हैं, और जब आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि 100% पैसा आपका 100% स्मॉल कैप में ही जा रहा है, बल्कि वहाँ पर लार्ज भी होगा, मिड भी होगा और स्मॉल भी होगा। मतलब कि अगर आप एक्टिव स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होकर के लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में जा रहा है। लेकिन जब आप पैसिव फंड की बात करते हैं स्मॉल कैप में, जैसे 250 इंडेक्स फंड अगर आपने ले लिया, तो वहाँ पर पूरा का पूरा पैसा आपका स्मॉल कैप में ही जाएगा, वहाँ पर लार्ज कैप नहीं होगा, वहाँ पर मिड कैप नहीं होगा, और ना ही डेट फंड होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा सर ने जो अपना इन्वेस्टमेंट अभी हाल में शुरू किया है, निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, और ये एक फ्लैक्सी कैप की तरह बिहेव करेगा। फ्लैक्सी कैप कैसे? फ्लैक्सी कैप में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों हो सकता है, लेकिन 65% मिनिमम इक्विटी में रखना होगा। बाकी इसका कोई भी प्री डिफाइंड नहीं है कि लार्ज में कितना होगा, मिड में कितना होगा और स्मॉल में कितना होगा, चूंकि ये एक स्ट्रेटेजिक बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें निफ्टी 500 को टारगेट किया जाएगा, जिसमें लार्ज कैप के 100 स्टॉक्स, मिड कैप के 150 स्टॉक्स और स्मॉल कैप के 250 स्टॉक्स शामिल किए गए हैं। और उनमें से पिछले 6 महीने और 12 महीने में प्राइस वाइज जिसने सबसे ज़्यादा मोमेंटम दिखाया होगा, यानी जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया होगा, इन 500 में से टोटल 50 स्टॉक्स को चुना जाएगा मोमेंटम के बेस पर, और इन 50 स्टॉक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं तो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ऑटोमेटिक इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर आप कुछ समय पहले देखते तो मार्केट में अभी हैवी करेक्शन हो चुका है, लार्ज कैप भी गिर चुका है, मिड कैप भी गिर चुका है और स्मॉल कैप भी गिर चुका है। लेकिन अगर मोमेंटम में अगर आप देखेंगे तो इस समय पीई रेशियो जो है वो मिड कैप का सबसे ज़्यादा है, यानी मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो मिड कैप में ही अगर अभी आपको ज़्यादा दिखेगा, और चूंकि ये मोमेंटम के बेस पर ही 50 स्टॉक को सेलेक्ट करेगा। तो अगर मैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं, फंड डिस्ट्रीब्यूशन आंकड़े आपके स्क्रीन पर है। देखिए स्मॉल कैप में 16% एक्सपोजर है, लार्ज कैप में 35% एक्सपोजर है और मिड कैप में 48% एक्सपोजर है। मिड में ज़्यादा एक्सपोजर क्यों हो गया? ये ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हर 6 महीने में जब पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया जाएगा तो अभी अगर आप देखेंगे तो मिड कैप का जो पीई है वो लार्ज से भी और स्मॉल से भी ज़्यादा है। अब पीई क्या होता है कि प्राइस टू अर्न रेशियो, यानी कि यहाँ पर आपको रिटर्न कमाने के लिए ज़्यादा एक तरीके से पैसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ रहे हैं। ये चीज़ें तब भी होती हैं जब मार्केट में लगातार तेजी से रैली हो या फिर मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम हो। तो पीई रेशियो एक तरीके से मोमेंटम को भी रिप्लिकेट करता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि मिड कैप में ने ज़्यादा मोमेंटम दिखाया, इस वजह से इनका पोर्टफोलियो में वेटेज ज़्यादा आ गया। और उसके बाद से लार्ज कैप की बात करें तो चूंकि इनका जो वेटेज तय होता है वो केवल मोमेंटम स्कोर के आधार पर नहीं बल्कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी होता है। अब चूंकि देखिए जो लार्ज कैप है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप से ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा होगा, इसी वजह से लार्ज कैप का एक्सपोजर स्मॉल कैप से ज़्यादा आया और स्मॉल कैप का सबसे कम आया। अगर आप यहीं मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड को अगर पिछले 3 महीने 4 महीने पहले देखते तो वहाँ पर लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा था मिड कैप से भी। ठीक है, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है मार्केट सिचुएशन के हिसाब से और हर 6 महीने में इसको रीबैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि काफ़ी बेहतरीन आपको रिटर्न बना करके दे सकता है। अगर इनका 2005 बेस डेट से अगर इनका रिटर्न देखेंगे तो लगभग 24% के आसपास इन्होंने रिटर्न दिया हुआ है। हालांकि फंड अभी नए लॉन्च हुए हैं लेकिन बैक डेट
से टेस्ट किया गया जो एनएससी एक्सचेंज है उनके माध्यम से, तो रिटर्न जो है वो 24% के आसपास निकल करके आ रहा है। तो ये एक फ्लैक्सी कैप फंड की तरह बिहेव करेगा। मार्केट सिचुएशन के हिसाब से पोर्टफोलियो अपने आप बदलते रहेंगे और नो डाउट जो मोमेंटम में होगा वहीं आपके पोर्टफोलियो में शामिल किया जाएगा। तो ये रिस्क तो ज़्यादा लाएगा लेकिन रिटर्न भी आपको ज़्यादा बना करके देगा। साथ ही साथ वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होगी, मतलब कि जब मार्केट उठेगा तो बहुत तेज़ी से उठेगा और जब मार्केट गिरेगा तो ये बहुत तेज़ी से नीचे भी गिरेगा। तो आपको वहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी इसमें मिलेगी। ठीक है, अगला फंड जो सर ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके रखा हुआ है, कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड को इन्होंने शामिल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो मिड कैप 150 को टारगेट करेंगे और उसमें से 50 स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करने के लिए चुने जाएंगे। किस बेस पर? मोमेंटम के बेस पर। यानी कि इससे पहले वाला जो था निफ्टी 500 मोमेंटम 50, सेम स्ट्रेटजी यहाँ पर भी अपनाई जाएगी, लेकिन जो वहाँ पर निफ्टी 500 को टारगेट किया जाता था अब यहाँ पर केवल और केवल मिड कैप को टारगेट किया जाता है। तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि ये प्योर मिड कैप होगा, इसमें ना तो लार्ज कैप होगा, ना तो स्मॉल कैप होगा और ना ही डेट फंड होगा। केवल और केवल मिड कैप की कंपनियाँ इसमें शामिल होंगी। 100% एक्सपोजर आपका मिड कैप में जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को समझाऊं तो लार्ज कैप की जो 100 कंपनियां होती हैं और मिड कैप की जो 150 कंपनी और स्मॉल कैप की जो 250 कंपनी होती हैं, तो टारगेट केवल इनको किया जाना है और इनमें से पिछले 6 महीने और 12 महीने में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए होंगे उनमें से 50 स्टॉक को पिक किया जाएगा और वेटेज कैसे तय होगा? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। ठीक है, तो अगर देखें तो इनके पोर्टफोलियो में एक्टिव स्मॉल कैप 4 फंड शामिल हैं। एक्टिव स्मॉल कैप के थ्रू ये लार्ज कैप और मिड कैप का भी इस एक्सपोजर ले चुके हैं और साथ ही साथ स्मॉल कैप तो वो है ही। और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इनको फ्लैक्सी कैप की तरफ बिहेव किया जा रहा है, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों शामिल है। और ये जो फंड होगा इनके पोर्टफोलियो में वो प्योर मिड कैप की तरह बिहेव करेगा, प्योर मिड कैप की तरह। ठीक है, और ये भी काफ़ी वोलेटाइल होगा क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक्स शामिल किए जाएंगे जो कि मोमेंटम में होंगे, यानी जब बढ़ेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे और जब गिरेंगे तो बहुत तेजी से नीचे भी गिरेंगे। तो वोलेटिलिटी से अगर आपको डर नहीं लगता तो ये फंड आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में अगर एनएससी का फैक्ट शीट देखेंगे तो इस फंड ने भी 24% से ऊपर का रिटर्न बना करके दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन फंड ये भी है। सर ने अपने पोर्टफोलियो में एक और इंडेक्स को शामिल किया हुआ है, निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स। अब इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अगर मैं समझाऊं तो निफ्टी 500 जो होता है, यानी कि देश की सबसे बड़ी 500 कंपनी, जिसमें 100 लार्ज कैप की, 150 मिड कैप की और 250 स्मॉल कैप की, इन 500 कंपनी के बाद वाली जो 250 कंपनी आएगी इसे बोलते हैं माइक्रो कैप। यानी स्मॉल कैप के बाद जो 250 कंपनी है उसे माइक्रो कैप के नाम से जानते हैं। और जब आप इस इंडेक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे यानी कि इसी 250 स्टॉक्स में ही केवल पैसा आपका जाएगा। और ये कौन से होंगे? 500 निफ्टी 500 के बाद जो छोटी 250 कंपनियां उसमें आपका पैसा जाएगा। तो नो डाउट वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको इनका रिटर्न दिखाऊं, रिटर्न आपके स्क्रीन पर है। सिंस इंसेप्शन इसका अगर मैं 2005 डेट से बेस्ट डेट से रिटर्न दिखाऊं तो लगभग 18% के आसपास का है। वहीं पर जब आप स्मॉल कैप की बात करेंगे, निफ्टी स्मॉल कैप की बात कर लीजिए या फिर एसबीआई स्मॉल कैप की बात कर लीजिए, काफ़ी पुराने फंड हैं, तो इनका रिटर्न जो है यानी कि जो एक्टिव स्मॉल कैप है वो माइक्रो कैप को अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर देते हैं। तो जब आप रिस्क एपेटाइट आपका हाई है, आप हाई रिस्क ले सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये फंड आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा। मैं फिर से बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने खुद का रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, जिस तरीके से आपने पोर्टफोलियो डिजाइन किया है और जिस तरीके का आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से ये फंड जो है वो आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से सूटेबल नहीं है। वैसे भी अगर आपने अपने प्रश्न में ये पूछा है कि मैं फ़ंड को कम करना चाहता हूँ, तो उस दौरान अगर आप चाहें तो इस फंड को बंद कर सकते हैं, इस फंड को आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अंतिम डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि जब एक्टिव स्मॉल कैप की बात आती है तो वहाँ पर 100 लार्ज कैप की, 150 स्मॉल कैप की और 100 लार्ज कैप की, 150 मिड कैप की और 250 स्मॉल कैप की बात की जाती है। उसके बाद जो जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, 5200 के आसपास बीएससी में कंपनियां लिस्टेड हैं, तो वो सब भी स्मॉल कैप में आती हैं। भले इसके बाद वाला 250 माइक्रो कैप बोला जाता है। तो अगर एक्टिव स्मॉल कैप का फंड मैनेजर चाहे तो इन टोटल की टोटल कंपनियों को टारगेट कर सकता है। इसी वजह से देखिएगा एक्टिव माइक्रो कैप का कोई भी फंड लॉन्च नहीं किया जाता। क्यों नहीं लॉन्च किया जाता? क्योंकि माइक्रो कैप में आपको बाउंड कर दिया गया कि 250 केवल माइक्रो कैप की कंपनी को उठाया जाएगा और जो माइक्रो कैप की कंपनी होती है
वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। जो नए नए स्टार्टअप स्टार्ट हुए रहते हैं उनमें या तो बहुत तेज़ी से वो ग्रो करते हैं या तो बहुत तेज़ी से डूब जाते हैं। तो इस वजह से प्योर एक्टिव माइक्रो कैप लॉन्च नहीं किया जाता। इसका इंडेक्स अवेलेबल है लेकिन प्योर एक्टिव माइक्रो कैप लॉन्च नहीं किया जाता, क्योंकि माइक्रो कैप का जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी स्मॉल कैप में शामिल कर लिया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा। तो इस हिसाब से ये फंड आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से सूटेबल नहीं हो सकता। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो पर। आपके पोर्टफोलियो में टाटा स्मॉल कैप है, अच्छा फंड है, इसको कंसीडर किया जा सकता है। इसके बाद से निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बेहतरीन फंड है, इसको आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बंधन स्मॉल कैप पिछले 3-4 सालों में इन्होंने अपने आप को काफ़ी प्रूफ किया हुआ है और 3 साल में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 परफॉर्मर है, तो इसको भी कंसीडर आप कर सकते हैं। इसके बाद से अगला जो फंड आपके पोर्टफोलियो में माइक्रो कैप का 250 इंडेक्स, इसको आपके पोर्टफोलियो से अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका 3,84,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो देखिए अभी आप मत निकालिएगा, क्योंकि मार्केट अभी डाउन में है। तो हो सकता है कि आपका पैसा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट 2024 से शुरू किया होगा तो हो सकता है पैसा नेगेटिव में भी होगा, या फिर बहुत पहले भी किया होगा तो हो सकता है आपको उतना अच्छा रिटर्न ना मिले। तो मार्केट को आप ऊपर जाने का मौका दीजिए। वैसे भी अभी आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, जैसे कि बेटियों की शादी के लिए या फिर आपके रिटायरमेंट प्लान के लिए, तो काफ़ी लंबा आपके पास टाइम है। और इस टाइम के दौरान जब भी मार्केट आने वाले 1 साल 2 साल में जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगी, तो इसको आप निकाल करके और इन फंड्स में जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, एक्टिव स्मॉल कैप और मोमेंटम फंड, उसमें आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने अभी हाल फिलहाल में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपका एग्जिट लोड नहीं लगेगा। दूसरा, यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं बनेगा, क्योंकि आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस से अगर आपकी अर्निंग हो रही है और अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर पूरा आपको 20% का टैक्स देना पड़ जाएगा। और अगर आप इसको 1 साल 2 साल रुकने के बाद जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल जाती है तो टैक्स हार्वेस्टिंग के तहत इस पैसे को निकाल करके उस पर जो कैपिटल गेन बनेगा, चूंकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए एलिजिबल होगा, इसमें से अगर आप एसआईपी कर रहे होंगे तो एसआईपी बंद कर दीजिएगा, यानी कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा आज से 1 साल 2 साल बाद। ठीक है, और उस पर 1,25,000 का आपको रिबेट मिल जाएगा और बचे हुए अमाउंट पर आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से टैक्स प्लानिंग के तहत आप इस फंड से पैसे निकाल सकते हैं बाद में जाकर के। ठीक है, इसके बाद से बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप का बेहतरीन फंड है। हालांकि पिछले 6 महीने से इनका परफॉर्मेंस जरूर डाउन हुआ है, लेकिन उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। देखिए, इन्होंने पिछले 4 साल 5 साल में अपने आप को प्रूव करके रखा हुआ है और ये होता ही होता है सभी एएमसी के साथ। अगर आपसे कुछ समय पहले की बात करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता था, लेकिन एक्सिस म्यूचुअल फंड पर फ्रंट रनिंग मामले को लेकर के थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ। उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ समय पहले बंधन स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा था। अब अगर अभी आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप बेहतरीन चल रहा है। कहने का मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप कभी भी उस स्मॉल कैप को पिक कर ही नहीं पाएंगे जो कि हमेशा के लिए आपका टॉप पर बना रहा है। ये हो ही नहीं सकता, ये साइकिल चलती रहती है। आज इस एएमसी का स्मॉल कैप बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, कल को वो करेगा, परसों को वो करेगा। हमारा प्लान क्या होना चाहिए कि हमें लॉन्ग टर्म में 20% प्लस का रिटर्न मिल जाए, 18 से 20% स्मॉल कैप में, तो ये हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि आने वाले 20 साल 25 साल के लिए आपका टाइम होराइजन है, तो इस 20 साल 25 साल में कौन बेहतरीन परफॉर्म करेगा वो आज से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इस 20 से 25 साल में बहुत बार फंड मैनेजर चेंज होंगे, बहुत बार स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है एएमसी की, तो उन सबका इस पर प्रभाव पड़ता है। तो इस वजह से इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं रहना है, इसको आप इन्वेस्टमेंट को जारी रख सकते हैं। ठीक है, आने वाले 1 साल 2 साल में भी अगर इनका परफॉर्मेंस नहीं सुधरता है तो आप वहाँ पर कुछ प्लान कर सकते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग के माध्यम से, अगर आप चाहें तो दूसरे फंड में जाने के लिए। लेकिन अभी आपको होल्ड करके रखना चाहिए, इनका परफॉर्मेंस उम्मीदें हैं कि बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी जो आपके पोर्टफोलियो में है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसको कंटिन्यू करना है, टाटा स्मॉल कैप इसको कंटिन्यू करना है, बंधन स्मॉल कैप इसको कंटिन्यू करना है, माइक्रो कैप जो इंडेक्स है उसको बंद कर देना है, क्वांट स्मॉल कैप को कंटिन्यू करना है। टोटल 4 स्मॉल कैप एक्टिव फंड के आपके हो चुके हैं। इसके बाद से जो आपका फंड है, ये जो आपने हाल ही में शामिल किया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे, ये निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50। तो देखिए, आपका पोर्टफोलियो जो होता है उसे आप एएमसी वाइज भी डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। अब चूंकि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको उसी एएमसी के दूसरे प्लान में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अब अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये प्लान है निफ्टी 500 मोमेंटम 50, वो निपॉन का भी आता है, मोतीलाल ओसवाल का भी आता है, इसके अलावा एक्सिस का भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, और बंधन
का भी ये आता है, ठीक है। तो चूंकि बंधन आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप ऑलरेडी शामिल है, इसके अलावा निप्पॉन का स्मॉल कैप ऑलरेडी शामिल है, तो अगर आप चाहें तो एक्सिस या फिर मोतीलाल ओसवाल में इसे आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपका इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट हुआ है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि एक एएमसी से जुड़े एक से ज़्यादा प्लान मत रखिए, क्योंकि कई बार अगर आप देखेंगे जैसे क्वांट को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी, फ्रंट रनिंग मामले को लेकर के, तो क्वांट के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो निगेटिव तौर पर प्रभावित हुए थे। तो भविष्य में जाकर के अगर किसी एएमसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर उसमें मल्टीपल अगर आपके पोर्टफोलियो होते हैं, मतलब कि कहने का मतलब मल्टीपल प्लान में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से अगर आपका एक ही केवल प्लान होगा उसमें, तो केवल वही डिस्टर्ब होगा, बाकी आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपका एएमसी वाइज भी हो जाए तो वो बेहतर है। इसके बाद से ये वाला जो प्लान है आपका, इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 4 स्मॉल कैप और 2 फंड, ये 6 फंड है जिसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो पूरा पोर्टफोलियो होगा वो डाइवर्सिफाइड भी ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि ये एक फ्लैक्सी कैप की तरह बिहेव करेगा। ये प्योर मिड कैप है और बाकी के जो आपके हैं वो एक्टिव स्मॉल कैप होने की वजह से उसका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में एक्सपोजर मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।